मुनीर ने सीडीएफ बनते ही भारत को धमकी दी है। दिलचस्प यह है कि पाकिस्तान के थिंक टैंक ने इसे विनाशकाले मुनीर बुद्धि कह दिया है। देखिए, पाकिस्तान में असीम मुनीर चीफ ऑफ स्टाफ बल्कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ का पद संभालते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। भारत को धमकी देने लगे, बहकी बहकी बातें करने लगे। मुनीर का सच से सामना कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीडीएफ का पद मिलते ही मुनीर ने अपना औधा दिखाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। क्या कहते हैं सुनिए। हमने भारत को हर बार जवाब दिया है, सफेद झूठ। अब हमला हुआ तो और खतरनाक जवाब दिया जाएगा, एक और झूठ। भारत किसी तरह की गलतफहमी में ना रहे। गलतफहमी में यह है, पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती ना दी जाए। आए दिन तालिबान और बलूचिस्तान से हमले हो रहे हैं। ऐसा हुआ तो बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इनका तो अपना हाल खराब है। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी फौज किस तरह जंग में हर बार कागजी शेर साबित हुई है। पाकिस्तान में इतिहास भूल जाने वाले गजनी यानी कि मुनीर को याद दिलाना जरूरी है। 1948 की जंग में पाकिस्तान की शिकस्त हुई थी, हर कोई जानता है। 1965 की जंग में भी हार हुई। 1975 में 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर। करगिल में मिली थी शर्मनाक हार इन्हें। इसके बाद 2016 में पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक और इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए गए पाकिस्तान के 11 एयरबेस और 9 आतंकवादी अड्डे। क्या मुनीर ब्रह्मोस की उस मार को भूल गए? क्या मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के समय बंकर में जो छिपे थे वो भूल गए? किसी भी फौजी को युद्ध नीति का एक रूल हमेशा याद रहता है, और वो रूल है कि एक बार में सिर्फ एक ही मोर्चे पर जंग लड़ी जाती है। लेकिन असीम मुनीर सीडीएफ बनने के बाद अपने होश गंवा बैठे और बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनवा और भारत से अफगानिस्तान तक मुनीर ने पाकिस्तान के लिए कई मोर्चे खोल दिए। मुल्क की हालत माली तौर पर पहले से ही खराब थी, लेकिन सीडीएफ बनने के बाद पाकिस्तान की मानसिक हालत भी मुनीर ने खराब कर दी है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मुनीर की तालिबान को दी गई धमकी। क्या कहा? पाकिस्तान टीटीपी के हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगानिस्तान के लिए हमारा मैसेज क्लियर है। अफगानिस्तान टीटीपी और पाक में से एक को चुने। अफगानिस्तान को टीटीपी का समर्थन बंद करना होगा। सोचिए, हवाई हमलों से अफगानिस्तान के बच्चों को मारने वाला पाकिस्तान तालिबान को चैलेंज कर रहा है, जबकि मुनीर शायद ये भूल गए हैं कि खैबर में टीटीपी के लड़ाके हर दिन पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे हैं। खैबर के बड़े हिस्से पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कब्जा हो चुका है। लेकिन मुनीर जिस वक्त भारत को धमकी दे रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान का एक थिंक टैंक मुनीर को भारत से बचने की सलाह दे रहा था। इस्लामाबाद के एक थिंक टैंक CISS ने मुनीर को साफ शब्दों में कहा, भारत अब इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। पाकिस्तानी थिंक टैंक CISS ने कहा कि भारत अब हर आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही देगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसा बदलाव भारत का न्यू नॉर्मल सिद्धांत है। भारत पर जब भी कोई आतंकी हमला होगा तो जवाब निश्चित तौर पर मिलेगा। पाकिस्तान के इस थिंक टैंक ने मुनीर को यह भी बताया कि भारत अब पाकिस्तान की परमाणु धमकियों से नहीं डरता है, और ये नापाक धमकियां भी अब भारत को एक्शन लेने से नहीं रोक सकती। मुनीर को आईना दिखाने वाली ये बातें पाकिस्तान की मीडिया में भी खूब चल रही हैं। यकीन ना हो तो ये न्यूज रील देखिए। मुनीर को बड़ी बड़ी बातें बोलने से पहले पाकिस्तान की कंगाली पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान में रोजी रोटी को तरसते लोगों की फिक्र करनी चाहिए। न जाने कितने साल हो गए जब से पाकिस्तान की सरकार देश चलाने के लिए सिर्फ खैरात और भीख पर निर्भर है, लेकिन मुनीर को इसकी कहां परवाह, क्योंकि पाकिस्तान को IMF से एक बार फिर बड़ी खैरात मिली है। शर्म आती है IMF के ऊपर, जो एक आतंकी मुल्क को बार बार खैरात बांट रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को अब $1.2 बिलियन की आर्थिक मदद मिली है। भारतीय रुपए में देखें तो यह भीख पूरे 10,000 करोड़ रुपए की है। पाकिस्तान को यह खैरात तब मिली है जबकि वो पुराने ब्याज के पैसे भी नहीं लौटा पाया है, और पाकिस्तान इस नई भीख से गले तक कर्ज में डूब चुका है। एक बड़ी बात आपको बताना जरूरी है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है कैसर बंगाली। उनका कहना है कि पाकिस्तान को जो भी कर्जा मिलता है, वो कर्जे का इस्तेमाल आप जानते हैं कहां होता है? वो कर्जे से पुराने कर्जे का थोड़ा सा इंटरेस्ट चुका पाते हैं। देश क्या चलाएंगे, क्योंकि इसके अलावा करप्शन अलग है।
अब आईएमएफ को भरोसा है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल बाढ़ पीड़ितों की भलाई में करेगा, महंगाई से जूझ रही जनता को राहत पहुंचाने के लिए करेगा। लेकिन आईएमएफ शायद देखना नहीं चाहता है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए करेगा, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो चुके 9 आतंकी अड्डों को बनवाने में करेगा, लश्कर और जैश को मजबूत करने के लिए आईएमएफ के इन पैसों का इस्तेमाल करेगा और फिर से आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के सामने भीख मांगने पहुंच जाएगा, या फिर इन पैसों का इस्तेमाल करप्शन के तहत फौज की जेबें भरने में होगा। बार बार अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाएगा पाकिस्तान। वैसे बेइज्जती से कुछ और भी याद आया, पाकिस्तान के गृह मंत्री की लंदन में घंघोर बेइज्जती हुई है। तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। ये जरा सुपर लग्जरी कार देखिए जो आपके सामने अब आने वाली है। आप वैसे इन साहब को तो पहचानते ही होंगे, दिखाइए जरा पीसीआर। ये देखिए, और ये लग्जरी कार देखिए, ये आपको याद है ट्रॉफी चोर। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है ये, एशिया कप में ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी। ये जनाब पीसीबी के अध्यक्ष होने के साथ साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, यानी पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ के बाद दूसरे नंबर की हैसियत रखते हैं। इस हिसाब से कहने के लिए कि पाकिस्तान में इन्हें कद्दावर नेता मान सकते हैं, लेकिन ये जनाब जब लंदन पहुंचे तो इनसे किसी चोर लुटेरों की तरह बर्ताव किया गया, किसी ड्रग तस्कर या किसी आतंकवादी की तरह इनकी जांच की गई। ये देखिए जरा, मतलब ऐसी घंघोर बेइज्जती हुई कि मोहसिन नकवी लंदन से लेकर इस्लामाबाद तक अपमानित होने का कारण ट्रेंड करने लगे। ये वीडियो रिपोर्ट आप पूरी तरह से देखिए। लंदन में पाकिस्तान के गृह मंत्री के साथ क्या कुछ हुआ, उनकी कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, ये वीडियो सबूत देखने से पहले समझिए लंदन पुलिस ने मोहसिन नकवी से क्या क्या चुभते सवाल पूछे होंगे। जैसे कि आपके संबंध किसी आतंकी गुट से तो नहीं, क्या आपकी गाड़ी में विस्फोटक तो नहीं, क्या आपकी गाड़ी में नशे का सामान तो नहीं। हम सवालों के ऐसे कयास क्यों लगा रहे हैं, तो जरा आप 2 मिनट 24 सेकंड का ये वायरल वीडियो इत्मीनान से देखिए। असल में मोहसिन नकवी लंदन दौरे पर थे। वहां वो अधिकारियों से मिलने के लिए ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय पहुंचे, लेकिन यहां सुरक्षा कर्मियों ने उनकी गाड़ी को गेट के बाहर ही रोक लिया। कार के अंदर बैठे मोहसिन नकवी से उनके कागजात मांगे, उनके दस्तावेजों की तसल्ली से जांच की। इस दौरान जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होती रही। 16 सेकंड्स तक दस्तावेज जांच से गुजरने के बाद उनकी कार जैसे तैसे गेट के अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर घुसते ही कार को दोबारा रोक लिया गया। अब मोहसिन नकवी की कार की कड़ी तलाशी लेने की बारी थी, तो वहां फिर से एक सुरक्षा कर्मी आया, नीचे झुककर कार को ठीक से देखने लगा। इस दौरान हथियार लिए हुए दूसरा suरक्षा कर्मी ठीक बगल में खड़ा दिखा। फिर शीशा लगाकर और टॉर्च जलाकर कार की तसल्ली से छानबीन की गई। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरह से कार को देखकर जानने की कोशिश हुई कि कहीं नकवी की कार में विस्फोटक या फिर ड्रग्स का सामान तो नहीं है। कहीं ट्रॉफी चोर नकवी ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय को हानि पहुंचाने तो नहीं आए। सुरक्षा कर्मियों ने कार की जब ठीक से जांच कर ली, जान लिया कि इसमें संदिग्ध कुछ नहीं है। तब जाकर मोहसिन नकवी के लिए वहां पर सिग्नल ग्रीन हुआ। थोड़ी देर बाद वो कार से बाहर निकले, अधिकारियों से हाथ मिलाकर ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर चले। लंदन में मोहसिन नकवी के इस अपमान पर पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय चुप है, लेकिन इस घटना की चर्चा इस्लामाबाद में खूब हो रही है। पाकिस्तानी पत्रकार और सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं कि बतौर गृह मंत्री नकवी के साथ आतंकियों, चोर लुटेरों, ड्रग तस्करों जैसा सलूक किया गया। अब यहां सवाल इस घटना से आगे का है, क्या पहली बार पाकिस्तान के किसी नामी शख्सियत का विदेश में ऐसा अपमान हुआ? इसी साल मार्च के महीने में तुर्कमेनिस्तान में नियुक्त पाकिस्तानी राजदूत एहसान वगान के साथ भी कुछ ऐसा ही बुरा बर्ताव हुआ था। वो तब अमेरिका गए थे, लेकिन वहां उन्हें अमेरिका में घुसने से ही रोक दिया गया था। एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस भेज दिया गया था।
अब ये दुर्व्यवहार पाकिस्तान के साथ ही बार बार क्यों होता है, इसे समझना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक आतंकी मुल्क के तौर पर बदनाम है। इसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों पर कोई भी देश आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। इसीलिए जब भी कोई पाकिस्तानी विदेश यात्रा पर जाता है तो उसे इसी तरह सख्त चेकिंग से गुजरना पड़ता है। आतंकी कर्मों का फल कुछ इस तरह से भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अगली खबर को मेरी आप सभी से गुजारिश है, ध्यान से देखिए, क्योंकि अब इस खबर के सारे एस्पेक्ट्स अगले कुछ मिनटों में सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने वाले हैं। क्योंकि हमें आपकी फिक्र है कि कल आपका जो फ्लाइट है वो कैंसिल होगी कि नहीं होगी। हमें इस बात की ज्यादा फिक्र है कि अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो आपको रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हमें इस बात की भी फिक्र है कि क्या इंडिगो को पीनलाइज किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम फिक्र कर रहे हैं उस संकट की जिसने देश के लाखों लोगों को एक बड़ा दर्द दिया है, एक नेशनल एम्बैरेसमेंट दिया है। इसकी जिम्मेदारी है इंडिगो एयरलाइंस की, जो अपनी टैगलाइंस में ऑन टाइम का दावा करती है, सिर्फ टैगलाइंस में। लेकिन अब इस इंडिगो का बैड टाइम यानी बुरा वक्त शुरू होता दिखाई दे रहा है। सरकार ने इंडिगो के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। आज फिर संसद में इंडिगो के क्रैश सिस्टम पर बहस हुई, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्री ने कई जरूरी बातें कही हैं। लेकिन पहले वो अपडेट जो अब इंडिगो के मुनाफे की उड़ान को कम करने वाले हैं और उसका दर्द बढ़ाने वाले हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8 दिन से चल रहे प्रायोजित संकट के बीच सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स में थोड़ी देर पहले ही 10% की कटौती कर दी गई है। 10% की कटौती, जिसका टोटल शेयर 60% के ऊपर है, उसमें अगर 10% की कटौती की गई है, सोचिए क्या इंपैक्ट होगा। यह कटौती हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट पर की गई है। सोचिए, यह वो इंडिगो एयरलाइंस है जो करीब 60 to 63% एरियाज में मोनोपोलिस्टिक, पूरी तरीके से मोनोपोली रखती है, और बाकी 30% में डुओपोली। इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली करीब 2200 फ्लाइट्स पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि अब ये स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे। इसके अलावा इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक DGCA को एक नया शेड्यूल जमा करने का भी निर्देश दिया गया। एक बड़ी खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर ऑफिसर्स को तैनात किया है, जो पता लगाएंगे कि यात्रियों को किस तरह की परेशानी आ रही है। Accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the Aircraft Rules and Act will be taken. इतना लोगों का तकलीफ हुआ है, इसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगा। मंत्री आके ऐसे डायलॉग मार के चले जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा पार्लियामेंट। इसके जड़ में जाना तो जरूरी है कि कम से कम फ्यूचर में ये समस्या नहीं हो, जिस तरह का लोगों ने प्रॉब्लम जिस स्तर पर ये हुआ। जो इंडियंस आपकी तरफ अपेक्षा कर देखते हैं कि आज पार्लियामेंट सेशन में है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी, अकाउंटेबिलिटी सरकारों की तय होगी, पर वो सरकार अपने में मस्त है, जनता त्राहिमाम मचा रही है, जनता त्रस्त है। आसमान में विस्तार करो, लेकिन ज़मीन पे आपकी व्यवस्था अगर जो है वो चरमराई हुई होगी और ज़मीन की व्यवस्था को आप नज़रअंदाज करके आसमान में विस्तार करते रहोगे तो यही हालात होगी। और सरकार इसमें सही दिशा में और सही कदम उठा रही है। आपने देखा होगा कि जब इंडिगो का सिस्टम अव्यवस्था के रनवे पर क्रैश हुआ तो एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के बीच पैनिक बटन दब गया। यहां पर एक डिस्क्लेमर है, सरकार ये फाइंड आउट कर रही है कि ये बाय डिजाइन था या बाय डिफॉल्ट था, यानी इंडिगो ने जानबूझ के एक क्राइसिस क्रिएट की या फिर ये क्राइसिस अपने आप में एक मिसमैनेजमेंट का नतीजा था। क्योंकि 6 महीने से पहले से ज्यादा से नोटिफिकेशन आ चुका था, इंडिगो ने हायरिंग क्यों नहीं की थी। खैर, हमने आपके लिए नियम, कायदों और अधिकारों वाली एक फाइल बनाई है, ध्यान से देखिएगा, कई सवालों के जवाब।
आइए देखते हैं। भारत में एयरलाइंस के लिए CAR यानी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के तहत कुछ नियम बनाए गए। CAR के सेक्शन 3 के मुताबिक फ्लाइट रद्द होने, देरी होने या फिर ओवरबुक्ड होने से अगर पैसेंजर को फ्लाइट में बैठने से मना किया जाता है तो फिर उस यात्री को एयरलाइंस द्वारा वेटिंग की सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। यात्री इसके लिए मुआवजे का भी दावा कर सकते हैं। अगर आप समय पर चेक इन कर चुके हैं और आपको एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चलता है कि फ्लाइट लेट है तो भी एयरलाइंस आपको मुआवजा देने के लिए बाध्य है। अगर 2.5 घंटे की अवधि वाली फ्लाइट में 2 घंटे या उससे ज्यादा की देरी है, 2.5 से 5 घंटे की फ्लाइट में 3 घंटे या उससे ज्यादा की देरी है और 5 घंटे से ज्यादा अवधि वाली फ्लाइट में 4 घंटे या उससे ज्यादा की देरी है तो एयरलाइन को वेटिंग के वक्त फ्री मील और रिफ्रेशमेंट उपलब्ध कराना होगा। अगर आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट में 6 घंटे से ज्यादा की देरी है तो एयरलाइन को इसकी जानकारी निर्धारित समय से 24 घंटे पहले यात्रियों को देनी होगी। साथ ही यात्रियों को वैकल्पिक फ्लाइट या टिकट के पूरे रिफंड का विकल्प दिया जाएगा। अगर एयरलाइन ने किसी और एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली वैकल्पिक फ्लाइट दी है तो आपको उस एयरपोर्ट तक ले जाने का खर्चा भी एयरलाइंस को ही देना होगा। हालांकि अगर 6 घंटे से पहले ऑल्टरनेट फ्लाइट की जानकारी दे दी गई है तो यात्री को खुद एयरपोर्ट पहुंचना होगा। एक जरूरी नियम यह भी है कि अगर किसी फ्लाइट में 24 घंटे से ज्यादा की देरी है तो एयरलाइंस को पैसेंजर्स के लिए होटल की व्यवस्था भी करनी होगी। अब आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है, रिकॉल करिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ इंडिगो एयरलाइंस में तो फिर क्या ये रूल्स फॉलो किए गए? अगर नहीं किए गए तो ये शो आप जहां पर भी देख रहे हैं, एक्स पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो कमेंट करिए कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ था या हुआ था, बताइएगा हमें। अब सवाल है कि अगर आपकी फ्लाइट लेट हो गई है और आप रिफंड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है? इसके लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, जैसे बोर्डिंग पास, टिकट, बुकिंग रेफरेंस ID। इसके बाद एयरलाइंस के ग्रीवेंस पोर्टल पर पूरी जानकारी भरने के बाद शिकायत दर्ज करें। DGCA के नियमों के मुताबिक 30 दिनों के अंदर इस शिकायत का हल होगा। फिर भी अगर एयरलाइंस आपकी समस्या हल करने से इनकार करती है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के एयर सेवा पोर्टल पर अपनी कंप्लेन जो है वो दर्ज कर सकते हैं और ये वेबसाइट है airseva.gov.in। रिफंड कब तक मिलेगा ये भी नोट कर लीजिए। नियमों के अनुसार अगर पेमेंट कैश में किया गया है तो तुरंत फुल रिफंड मिल जाता है। अगर भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया गया है तो रिफंड 7 दिनों के अंदर मिलता है और अगर बुकिंग ट्रैवल एजेंट के द्वारा की गई है तो रिफंड भी ट्रैवल एजेंट की तरफ से ही मिलेगा। वैसे इंडिगो का संकट अभी भी बना हुआ। आज भी कई एयरपोर्ट से बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, करीब 400 के आसपास। लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं, उनका भी दर्द महसूस कीजिए। दिल्ली से गुवाहाटी जाना था। अच्छा, दिल्ली से गुवाहाटी गुवाहाटी से अरुणाचल जाना था। गुवाहाटी से पर अरुणाचल। अच्छा, कितनी देर से आप यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं? कल दोपहर 2-2:30 बजे से। फ्लाइट कितने बजे की थी आपकी? रात को 7 बजे की थी। शाम को 7 बजे की थी कल, और अब वो क्या कैंसिल हो गई, डिले हो गई, क्या हुआ? और कैंसिल हो गया बोला। हम चेन्नई जा रहे हैं, फ्लाइट सुबह 9:45 की थी जो रात को 9:45 की। अब कल बच्ची का एग्जाम और है, हाफ ईयरली का एग्जाम। मेरे साथ पेशेंट है इसलिए जाना बहुत जरूरी है, मेरा घर जाना, और बच्चा भी घर में अकेले है। ये लोग का ये बहुत गलती है कि यहाँ ये लोग इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि हमको फ्लाइट कैंसिल है। यहाँ एयरपोर्ट पे आते हैं। हम आपको एक चार्ट के जरिए यह भी समझाते हैं कि कैसे एविएशन सेक्टर में इंडिगो का शेयर तो बढ़ता चला गया लेकिन आपके अधिकार सिकुड़ते चले गए। घरेलू एविएशन सेक्टर में इंडिगो की हिस्सेदारी अकेले 64% से ज्यादा है, जबकि बाकी हिस्सा दूसरी एयरलाइंस के पास है, जिनमें एयर इंडिया, अकासा एयर, स्पाइस जेट और दूसरी एयरलाइंस है। यानी आप कह सकते हैं कि एविएशन सेक्टर में इंडिगो की मोनोपोली है। इंडिगो जब चाहे फ्लाइट कैंसिल करे, जब चाहे फ्लाइट में देरी करे, किराए में इजाफा करे, एयरपोर्ट पे खड़े होकर फ्लाइट में बैठे बैठे लोगों को इंतजार कराए, खाने में डब्बे में खाना दे, और जवाब सिर्फ एक है, असुविधा के लिए खेद है। आप क्या कर सकते हैं? रिफंड के लिए अर्जी लगाएं, तय समय पर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जरूरत पड़ी तो उपभोक्ता अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस चार्ट से पता चलता है कि इंडिगो का शेयर बढ़ता गया लेकिन आपके अधिकार सिकुड़ते गए। और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं, इंडिगो न सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए खराब बल्कि अपने एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत अनप्रोफेशनल थी।
सरकार का मेन आर्म है, जैसे डीजीसी आप कहते हैं, जो रेगुलेट करता है, उसको अपनी स्क्रूटनी बढ़ानी पड़ेगी। उसको चेक करना पड़ेगा कि जो ऑपरेटर चला रहा है उसकी अपनी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी किस लेवल की है, स्पेयर्स हैं उसके पास कि नहीं है, जहाज़ हैं कि नहीं है, पायलट्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप ट्रंकेट करिए। दूसरा, मोनोपोली ख़त्म करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि जो अभी आप पे प्रीडोमिनेंट ऑपरेटर हैं, यहाँ भी आप एक थ्रेशोल्ड लेवल बताइए कि भाई एक ऑपरेटर जो है वो सपोज 35% के लेवल से ज़्यादा नहीं जा सकता, तो आप उसको फ्रीज कर दीजिए कि इससे ज़्यादा जो है कैपेसिटी के ऊपर जो है आपको परमिशन नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिकली मार्केट में गैप होगा तो दूसरे ऑपरेटर आएंगे और सस्टेन करेंगे। देखिए, सही है कि एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो की मोनोपोली यानी एकाधिकार है। ऐसी स्थिति में अगर इंडिगो अव्यवस्था के रनवे पर क्रैश करेगी तो ऐसे संकट स्वाभाविक हैं। वैसे आज ये भी समझना चाहिए कि कैसे समय के साथ इंडिगो बाय डिफॉल्ट मोनोपोली की स्थिति में आ गई है। जिस समय 2006 में कंपनी की शुरुआत हुई, बाजार में और भी एयरलाइंस थी और काफ़ी प्रतिस्पर्धा थी, जैसे जेट एयरवेज, किंगफिशर, गो एयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके ये एयरलाइंस बंद होती गई और इंडिगो का विस्तार होता गया। इंडिगो ने अपनी सेवाओं के साथ सस्ते किराए का ऐसा मॉडल तैयार किया जिसके सामने दूसरे ऑपरेटर्स का टिकना मुश्किल हो गया। इंडिगो टाइम बचाता था। कैसे? आपने देखा होगा, पहले जब फ्लाइट लैंड करती थी उसके बाद सफाई होती थी। यहां पर आप फ्लाइट में बैठे हैं तो तुरंत कचरा उठाना शुरू हो जाता था। फ्लाइट में अवन रखने की जगह पहले होती थी, खाना गर्म करके दिया जाता था। इंडिगो ने डब्बे वाला फूड देना शुरू किया, गर्म पानी मिलाओ और खाना सर्व कर दो। ऐसे करके इंडिगो ने कॉस्ट कटिंग करना शुरू किया। इंडिगो ने ज्यादा कम छोटे रूट्स पर भी ऑपरेट करना शुरू किया, क्योंकि फ्लाइट ऑपरेट करने में सबसे ज्यादा खर्चा पार्किंग का आता है, उसको कट किया। लेकिन एक सच ये भी है कि यहीं पर सरकारों की भूमिका शुरू हो जानी चाहिए थी, जो वास्तव में नहीं हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में इंडिगो की मार्केट में हिस्सेदारी सिर्फ 32% थी, जो कि अब 65%, 64% तक आ गई। इसीलिए मौजूदा सरकार या पहले की सरकारों को मोनोपोली को लेकर सख्त नियम बनाने चाहिए थे, जिसमें कोई कंपनी एक सीमा तक ही जा सके। हैरानी यह है कि भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 भी है और उसे लागू करने वाला प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी, लेकिन सब सिर्फ शोपीस की तरह है। यहां अमेरिका के दो उदाहरण आपको देते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला हाल फिलहाल का है, आप पढ़ रहे होंगे जब नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स को खरीद लिया। इससे एंटरटेनमेंट और कंटेंट स्ट्रीमिंग के बिजनेस से नेटफ्लिक्स का दबदबा बढ़ गया और अब वो एकाधिकार की स्थिति में होता जा रहा है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चिंता जाहिर की है। कई रिपब्लिकन सांसदों ने इस मामले में एंटी ट्रस्ट जांच की मांग की है। एक पुराना उदाहरण भी देखिए, जिसका जिक्र मोनोपोली से जुड़े मामलों में हमेशा होता है। 1997 में जब एप्पल दिवालिया हो रही थी, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एंटी ट्रस्ट जांच और मोनोपोली के आरोप से बचने के लिए एप्पल को $150 मिलियन का बेल आउट पैकेज दिया। तब माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में मार्केट शेयर 90% से ज्यादा था और उस पर जांच का खतरा था। किसी सेक्टर में किसी कंपनी की मोनोपोली की स्थिति खतरनाक मानी जाती है। वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट या सर्विसेज की कीमत तय करती है। जरूरत के समय आपको कंपनी के हिसाब से पैसे देने होंगे। कंपनी डूबी तो सीधा असर व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर होगा। दूसरी कंपनियों के लिए भी प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो जाती है। इंडिगो का संकट इस नुकसान का परफेक्ट एग्जाम्पल। सरकार की कोशिश हर बार यही रही कि ज़्यादा कंपटीशन इसमें आए, और ज़्यादा कंपटीशन का मतलब है कि हम भी परमिशंस दे रहे हैं कि नए एयरलाइंस को आने के लिए। हम ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादा एयरक्राफ्ट भी हमारे फ्लीट में आए। हमने एक लेजिस्लेशन भी हमने पास किया, सदन में ही पास किया, कि जिससे ये लीजिंग के कॉस्ट भी कम हुए ताकि ज़्यादा एयरक्राफ्ट आए। फिक्र की पार्लियामेंट फाइल खोलते हैं, जहां आज दो अलग अलग सदन में दो अलग अलग मुद्दों की गूंज रही। लोकसभा में चुनाव सुधार पर बहस की शुरुआत हुई, जिसमें विपक्ष और सरकार ने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा दी। वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। दोनों बहस में ऐतिहासिक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ भरपूर राजनीतिक मसाले थे। राज्यसभा में वंदे मातरम पर गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य वक्ता थे, जबकि लोकसभा में चुनाव सुधार पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला। तो बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे उन्हें बिंदुवार जवाब देते हैं। सबसे पहले
लोकसभा का रुख करते हैं, जहां शीतकालीन सत्र के 7वें दिन चुनाव सुधार की डिबेट में काफी गर्मी महसूस की गई। चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग और एसआईआर पिछले कुछ महीनों से विपक्ष का सबसे फेवरेट टॉपिक है। ऐसे में आज जब सदन में मौका मिला तो विपक्ष से खूब हमले हुए। सरकार की तरफ से भी तुरंत जवाब आया। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चुभने वाले सवाल किए तो सरकारी पक्ष से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और सांसद निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी ने 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, चुनाव आयोग पर कब्जा किया जा रहा है, चुनाव में बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। राहुल इतने पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई जैसे संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। देश भर की यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर बैठे हैं। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि सोनिया गांधी के पीएसओ को सीबीआई चीफ बनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता 10 साल तक यूपीएससी चेयरमैन रहे। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए इसे सबसे बड़ी देश विरोधी गतिविधि बताया। तो निशिकांत दुबे ने दावा किया कि इंदिरा गांधी ने वोट चोरी करके चुनाव जीता था। राहुल गांधी ने ईवीएम की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। तो निशिकांत दुबे ने पूछा कि ईवीएम लेकर कांग्रेस आई थी तो फिर आज वो विरोध क्यों कर रही है। चुनाव सुधार डिबेट पर लोकसभा के हाइलाइट्स आपको जरूर देखने चाहिए। The biggest anti-national act you can do is vote chori. Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। So tell us, what is the architecture of the EVM? Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. ये ईवीएम कौन लेकर आया? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? Why was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage? 45 days. 76 में स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी 1975 में। उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया। Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that out of the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar in the voting list? जो 1971 की रिपोर्ट बनी उसमें HR गोखले जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे, और दोनों रिपोर्ट में क्या कहा? दोनों रिपोर्ट में यह कहा कि SIR की आवश्यकता है। The capture of the intelligence agencies, we have the home minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the income tax department. इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। VS रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। सीबीआई की बात कर रहे थे, अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज टी शर्ट के बजाय खादी का कुर्ता पहनकर आए थे। उनके भाषण के दौरान सदन में काफी हंगामा हुआ। उन्होंने शुरुआत में महात्मा गांधी, नाथूराम गॉडसे और आरएसएस का जिक्र किया तो सत्ता पक्ष से टोका टोकी शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी सीट से खड़े होकर पूछा कि राहुल गांधी चुनाव सुधार पर ना बोलकर इधर उधर की कहानी कह रहे हैं। स्पीकर ने भी उन्हें जनरल बात नहीं करने की सलाह दी। जिस वक्त सदन में हंगामा हो रहा था तब गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूद थे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग कर रहा था। सत्र के पहले और दूसरे दिन विपक्ष ने चर्चा कराने को लेकर हंगामा किया था। इसके बाद आज के लिए लोकसभा में 10 घंटे का समय फिक्स हुआ था, जिसमें खूब सियासी गोले चले। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। यूपी में वोट चोरी नहीं, डकैती हो रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने कहा कि एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बनकर रह गया है। चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी नहीं है। वैसे वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा संसद के बाहर भी चला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर नहीं एनआरसी है।
वो बंगाल में डिटेंशन कैंप नहीं बनने देंगे। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है, ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। चुनाव आयोग ने तो कई बार कहा, खुला आमंत्रण दिया है कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होता है तो कोई आके हमको प्रमाणित करके बता दे। आप कभी जाते ही नहीं हैं, आप कभी नहीं जाते हैं। जब चुनाव आयोग कहता है कि एफिडेविट करके दीजिए तो विरोधी दल के नेता कच्ची गली पकड़ लेते हैं। एसआईआर सामने পেছনে এনআরসি মানি না, মানবো না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। देखिए, लोकसभा में चुनाव सुधार पर आज 6 घंटे चर्चा हुई। कल भी ये बहस जारी रहेगी। कल गृह मंत्री अमित शाह चुनाव सुधार चर्चा में भाग ले सकते हैं। लोकसभा से चलते हैं राज्यसभा की तरफ, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की। ये बहस का राउंड 2 था। कल लोकसभा में शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। सरकार के आरोपों का जवाब कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। इस पर खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम किया है। अमित शाह ने देश के पहले पीएम पंडित नेहरू पर वंदे मातरम के 2 टुकड़े करने का आरोप लगाया और कहा कि तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम का विरोध किया गया। तो जवाब में खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री नेहरू जी के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ते। पंडित नेहरू श्रेष्ठ हैं। अमित शाह ने इंदिरा गांधी को भी वंदे मातरम के विरोध वाली लाइन में खड़ा किया और कहा कि जब वंदे मातरम के 100 वर्ष पूरे होने पर देश जश्न मनाता, तब देश को आपातकाल में डाल दिया गया। हालांकि इस पर खड़गे ने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि 60 वर्षों से यही गीत गा रहे हैं। वंदे मातरम नहीं गाने वालों ने अभी शुरुआत की है। यही नहीं, खड़गे ने राज्यसभा में वंदे मातरम के नारे भी लगाए। एक बार सुनिए दोनों ने क्या क्या कहा। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा। जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम किया। सर, आज भी हम कहते हैं कि इनकी पार्टी बीजेपी आरएसएस का गीत अलग है, क्योंकि इनका गीत अलग ही है। ये वंदे मातरम नहीं है। हमारा गीत वंदे मातरम है। अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। आपकी आदत हो गई है कि कांग्रेस को गालियां देना और नेहरू जी को टारगेट। अरे, नेहरू जी का इमेज खराब करने के लिए अगर आप बैठे हैं, वो नामुमकिन है, वो सबसे ऊंचा है। कांग्रेस के कई सदस्य आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों जरूरी है और इसको एक राजनीतिक हथकंडा या तो मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का एक हथियार मानते थे। मान्यवर मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं डरता है। संसद का बहिष्कार हम नहीं करते हैं। जब देश के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी है, तब वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत को लेकर राजनीतिक बहस करना केवल ध्यान भटकाने का प्रयास है।
वैसे राज्यसभा में और उस वक्त हंगामा भी हुआ जब खड़गे ने वंदे मातरम की चर्चा में डॉलर के 100 रुपए होने और दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलने समेत आर्थिक मुद्दों पर भाषण शुरू किया। इससे बीजेपी भड़क गई और जेपी नड्डा ने मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। जैसे ही अमेरिका ने दबाव डाला, अपने तेल आयात कम कर दिया। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से one minute, leader of the house want to say something, then you can add to your answer. सस्ता कच्चा तेल खरीदे, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिलता जो यूपीए सरकार में मिलता था। डिबेट में बाकी महीने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ये मालूम होना चाहिए जो लोग आर्थिक किसी सब्जेक्ट पर होती है, उस सब्जेक्ट पर ही बहस होती है। आज चर्चा वंदे मातरम का डिस्कशन हो रहा है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत एक्सपीरियंस है, इनको मालूम होना चाहिए कि डिबेट वंदे मातरम का हो रहा है, भारत की इकोनॉमी पर नहीं हो रहा है। अगर भारत की इकोनॉमी पर चर्चा करना है, हम तैयार हैं। आप सब्जेक्ट अलग कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशंस पर करना हम करने को तैयार हैं, आप कीजिए, लेकिन डोंट डिविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज वंदे मातरम। जब तक आपने वंदे मातरम के स्टैंडर्ड पर चर्चा की, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आपने बाकी हिस्टोरिकल विषय रखे, हमने कोई चर्चा ऑब्जेक्शन नहीं किया। और फिक्र में बात माइक्रोसॉफ्ट के भारत में सबसे बड़े निवेश की। टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ी खबर है। यह खबर सिर्फ टेक सेक्टर के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। कंपनी के चेयरमैन सत्या नडेला ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह घोषणा की है। इसे माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में किया गया सबसे बड़ा निवेश बताया जा रहा है। भारत अब सिर्फ एआई को अपनाने की तैयारी नहीं कर रहा है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई डेस्टिनेशन में से एक बनने की तेज दौड़ में शामिल हो चुका है। और माइक्रोसॉफ्ट के इस मेगा अनाउंसमेंट ने इस मिशन को बड़ी ताकत दी है। कंपनी ने कहा है कि यह निवेश भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित होगा। यानी देश में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर्स, एआई कंप्यूटिंग क्षमता और एआई आधारित सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही लाखों युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने की भी तैयारी है ताकि भारत का टैलेंट ग्लोबल लेवल पर आगे आए। यह निवेश ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में एआई की रेस चल रही है और हर देश चाहता है कि वो इस टेक्नोलॉजी में आगे निकले। अगर ये निवेश अपनी पूरी क्षमता के साथ जमीन पर उतरता है तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की एआई राजधानी बन सकता है। इसके अलावा आज इंटेल कॉर्पोरेशन के सीईओ लिप बुटान की भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। उनकी पीएम मोदी से तकनीक, कंप्यूटिंग और भारत में अपार संभावनाओं से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा कि उन्होंने भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पॉलिसी बनाई है और इंटेल भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए बढ़ चढ़कर काम करेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी की कॉग्निजेंट के सीईओ रवि कुमार और चेयरमैन राजेश वारियर से भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में एआई को तेजी से अपनाने, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि भारत कॉग्निजेंट के साथ भविष्य की साझेदारी का स्वागत करता है। फिक्र में अब मुंबई की एक ऐसी घटना का जिक्र जहां एक पोते ने जीपीएस की मदद से अपनी दादी को खोज निकाला। मुंबई से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप कहेंगे तकनीक अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो जान बच सकती है। 79 साल की सायरा भी अकेली, उम्र दराज और कमजोर याददाश्त, लेकिन एक छोटे से जीपीएस डिवाइस ने उनकी जान बचा ली। और इस हीरो का नाम है उनका पोता मोहम्मद वसीम। पोते ने अपनी दादी के गले में जीपीएस डिवाइस लगाया और उनकी लोकेशन का पता लगा लिया। ये कहानी है मुंबई के शिवड़ी इलाके की, जहां रहने वाली 79 साल की सायरा भी 3 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे अपने पुराने घर जाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में ज्ञानेश्वर नगर के पास आर्या होंडा शोरूम के सामने एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि सायरा बी के सिर, पैर, छाती और कमर पर चोटें आईं। किसी ने उन्हें मुंबई के केईएम अस्पताल पहुंचाया, लेकिन परिवार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उधर घर में दादी के ना पहुंचने पर परिवार में खलबली मच गई। सब इधर उधर खोजबीन कर रहे थे। तभी पोते मोहम्मद वासिम को एक बात याद आई। सायरा बी की याददाश्त कमजोर होने की वजह से वासिम ने पहले ही उनकी गर्दन में एक छोटा सा जीपीएस डिवाइस लगा रखा था। वसीम ने तुरंत मोबाइल में लोकेशन चेक की और ये लोकेशन मुंबई के केईएम अस्पताल में थी। अस्पताल पहुंचकर वसीम ने देखा दादी की आंख के पास से खून बह रहा था, आसपास भारी भीड़ थी और डॉक्टर इलाज में लगे थे।
इसके बाद पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना से एक बात साफ है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक बड़ी सीख है। हम अपने बुजुर्गों को प्यार तो करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कई बार छोटे छोटे कदम भी बड़ी जान बचा सकते हैं। मुंबई के सिवड़ी इलाके में रहने वाली 79 साल की सायरा इसी अपने घर से उस दिन निकली थी। हालांकि जब वो गुम हो गई तो उनके पोते ने, जिनका नाम वसीन है, जिसकी उम्र 25 साल है, उसने उनके गले में एक जीपीएस ट्रैक लगाया था, जिसके बाद उनकी लोकेशन का पता चल पाया। पहले वसीन को पता चला कि उनकी दादी का एक्सीडेंट जो हुआ है वो सायन के किसी इलाके में हुआ है, तो सायन अस्पताल में जाकर उन्हें जो है ढूंढ निकाला। उसके बाद सायन से अब जो है मुंबई के जेजे अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहाँ पर इस वक्त उनका उपचार चल रहा है। काम पे से आया मैं और जीपीएस पे ट्रैक किया उनको, तो केम का मुझको लोकेशन बताया, तो मैं फ़ौरन मेरी वाइफ को लेके केम पहुंचा। केम पहुंच के ट्रैक करके उनको रिसीव किया, तो देखा जब मैं केम में तो उनका कुछ इलाज वगैरह नहीं हुआ था, तो मैंने उनको इधर जेजे में शिफ्ट किया। हिप की बोन है वो फ्रैक्चर हुई है और उनकी एज भी बहुत ज़्यादा है, तो रिस्क नहीं ले सकते भी। आईसीयू का प्रोसेस चालू है, वो जैसे आईसीयू में बेड खाली होगा उसके बाद में वो लोग ऑपरेशन के लिए ले लेंगे, और वो लोग पूरा फुल कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ में, मतलब ताकि डिले ना हो। आपको बता दें, जितने भी एप्पल के डिवाइसेस होते हैं, एप्पल के पास एक छोटी सी चीज़ होती है जिसको कहते हैं एयर टैग्स, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर टैग से प्रॉपर्ली हमेशा ट्रैकिंग की जा सकती है, कोई कहां पर है, बच्चों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी। इस वक्त सीधे चलते हैं और आपको दिखाते हैं अभी की 9 बड़ी खबरें टॉप 9 में। पहली बड़ी खबर, इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 10% फ्लाइट कम करने का आदेश दिया है। डीजीसीए ने इंडिगो को भेजे गए नोटिस की भी समीक्षा की है। मंत्रालय को पता चला है कि इंडिगो हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर हुए फ्लाइट कैंसिलेशन को संभाल नहीं पाई, ऑपरेशनल संसाधनों का ठीक से प्रबंधन भी नहीं हो पाया। डीजीसीए को निर्देश मिला है कि पुराने नोटिस को संशोधित करके नया नोटिस जारी किया जाए। आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई है, जिसमें पीएम मोदी का बिहार चुनाव में शानदार जीत के लिए सम्मान किया गया। हालांकि पीएम ने बिहार में जीत का असली शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जीत के बाद अब बंगाल की बारी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस भारत की नागरिकता से पहले 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के आरोप में जारी हुआ है। उन्हें 6 जनवरी तक जवाब देना होगा। कांग्रेस से सस्पेंड होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने आज जारी नोटिस को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नोटिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भेजा है, जिनकी उनके अनुसार कोई विश्वसनीयता नहीं है। नवजोत कौर सिद्धू का सस्पेंशन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। गोवा के क्लब में आग की घटना के बाद थाईलैंड भाग चुके लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जा रहा है। खबर है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पुलिस दोनों को अरेस्ट कर सकती है। लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद हुई है। जब कोई अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए दूसरे देश भाग जाता है तो उसके खिलाफ ऐसे नोटिस जारी होते हैं। एक अपडेट यह भी है कि गोवा के सीएम ने रोमियो लेन क्लब आउटलेट तुरंत गिराने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बंगाल और दूसरे राज्यों में एसआईआर का काम कर रहे बीएलओ को मिल रही धमकियों पर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थिति को तुरंत संभाला जाए, नहीं तो अराजकता फैल सकती है। जो राज्य सहयोग नहीं कर रहे हैं हमें बताएं। कांग्रेस और डीएमके समेत अन्य विपक्षी दलों ने मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन को हटाने का प्रस्ताव लाने को लेकर लोकसभा स्पीकर को नोटिस सौंपा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जज का आचरण न्यायपालिका की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्ष कार्य प्रणाली के संबंध में गंभीर सवाल खड़े करता है। जस्टिस स्वामीनाथन ने थिरुपर कुंदरम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने का आदेश दिया था। दरगाह के करीब होने के चलते ये जगह संवेदनशील मानी जाती है। सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये मामला बैंक से कथित 228 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर दर्ज है। सीबीआई ने जय अनमोल अनिल अंबानी के आवास की तलाशी मिली है। दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाके की जांच में एनआईए को एक और सफलता मिली है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के बारामूला निवासी डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को पकड़ा है। वो इस केस में गिरफ्तार होने वाला 8वां आरोपी है। उसे दिल्ली से एनआईए की टीम ने दबोचा है। जांच में पता चला है कि बिलाल ने मारे गए आरोपी उमर
उन नबी को पनाह देने के साथ लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी दिया था।